दोस्तों एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक चुड़ैल एक साया एक बंदे के पीछे आती है और उस चुड़ैल की कुदृष्टि उसके पूरे फैमिली उसके पूरे परिवार पे आ जाती है। उस सिचुएशन में वो बंदा उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा? कहानी में बने रहिए। कहानी शुरू होने से पहले फियर फेबल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम दास्तान है। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी और उस इंसान के साथ ये स्टोरी शेयर कीजिए जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। तो बिना किसी देरी के स्टोरी पे आते हैं। इस कैरेक्टर के पूरे फैमिली मेम्बर से आपको मिलवाता हूँ मैं। इस बंदे का नाम राकेश है, इसकी बीवी का नाम पवित्रा है और इसका एक 4 साल का बच्चा है। 4 या 5 साल मान लो, 5 साल का एक बच्चा जिसका नाम गोलू। घर में इसे लोग छोटे बच्चे को गोलू गोलू बोलते हैं। ये जो राकेश है ये हॉस्पिटल में काम करता है और ये कहानी लॉकडाउन की है। ऐसा नहीं कि उस हॉस्पिटल में कुछ हॉन्टेड चीज़ हुई है, नहीं। हॉस्पिटल में ऐसी कोई हॉन्टेड घटना आज तक राकेश ने नहीं देखी है। ये घटना तब की है जब लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय सिर्फ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ ही घर से बाहर निकल सकते थे बिना किसी रोक टोक के। अगर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती थी तो वो बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ या करती हूँ, तो पुलिस भी उन्हें बहुत आसानी से छोड़ देते थे क्योंकि आप जानते हो लॉकडाउन में कोरोना वायरस का क्या सिचुएशन था। खैर, एक बार की बात है, राकेश हॉस्पिटल से अपने काम को ख़त्म करके वापस आ रहा था। रात के 11-12 बजे होंगे शायद। उसने मुझे 11-12 बजे के आसपास ही का कोई टाइम बताया था। तो वो हॉस्पिटल से अपने घर की ओर बढ़ता है रात के 11-12 बजे के आसपास। जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा था तो एक इंसान को ऐसी फीलिंग होती है ना कि आज कुछ गलत होने वाला है। तो जैसे ही राकेश हॉस्पिटल से निकला उसे एक फीलिंग आई, मतलब एक नेगेटिव वाइब की तरह, मतलब कि उसके आसपास पूरी चलने लगी। मतलब कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कुछ नेगेटिविटी है। उसे लगा कि शायद कोई काम का बोझ रहा होगा, इसके वजह से ये नेगेटिविटी उसके साथ आ रही है, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे उसके साथ जो होने वाला था उसकी पूरी फैमिली की मानसिक दशा को तबाह करने वाला था। तो जैसे ही राकेश हॉस्पिटल से बाहर निकलता है उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद जिस सड़क पे उसे जाना था उस सड़क पे वो निकल देता है। रोड के दोनों साइड स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। मैं जगह के बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि राकेश ने मुझे जगह और हॉस्पिटल का नाम बताने के लिए मना किया है। तो रोड पे ये अपनी स्कूटी से घर जा रहा था। क्या देखता है कि एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत कुछ सामान उठा रही है। वो नीचे बैठी हुई है और उसके सामान शायद कुछ गिरे हुए थे तो वो सामान उठा के एक पॉलीथीन में डाल रही है। काले रंग की साड़ी पहन रखी है उसने, उसके बाल एकदम लंबे लंबे हैं। तो राकेश ने सोचा कि चलते हैं इस औरत की मदद कर देते हैं। कोई भी एक भला इंसान जो होगा वही सोचेगा। और प्लस जो राकेश जो था वो हॉस्पिटल में काम भी करता था। तो इसी के चलते राकेश ने सोचा कि चल के इस औरत की मदद की जाए। राकेश ने अपनी स्कूटी को धीरे किया और उस औरत के पास जाके अपनी स्कूटी खड़ा कर दी। जैसे ही वो स्कूटी से नीचे उतरा उसकी नज़र उस औरत पे गई जो कि एक सामान उठा रही थी। मतलब बहुत सारे सामान थे। जैसे होता है ना, कोई औरत, जैसे कोई भी एक सामान बेचने वाला इंसान एक टोकरा लिए हुए रहता है तो उस टोकरे से कोई सामान उसका गिर गया था उस औरत का। इसके वजह से वो सामान को उठा रही थी। तो राकेश वहाँ पे पहुँच के बोलता है कि बहन जी मैं आपकी मदद कर दूँ। उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। राकेश ने फिर दोबारा पूछा कि बहन जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फिर वो औरत कुछ नहीं बोली। तीसरे चौथे बार जब राकेश ने पूछा तो वो अचानक अपना सर एकदम पीछे कर दी एक झटके में। ऐसा लग रहा था कि क्या उससे सवाल पूछ लिया और वो गुस्सा हो गई। वो अचानक पीछे मुड़ के राकेश को देखती है। राकेश 2 फीट पीछे आ जाता है कि ये क्या हुआ। मतलब कोई भी रात के अंधेरे में अगर अचानक आपकी तरफ एक सर एकदम अचानक से ऐसे करके मोड़ के देखने लगे तब उस सिचुएशन को समझ सकते हो। उस सिचुएशन में क्या होगा, इंसान डर ही जाएगा। तो ठीक राकेश के साथ भी ऐसा हुआ। वो 2 फीट पीछे हटा। उसने देखा कि वो जो औरत है उसके आंख से आंसू आ रहे हैं। खैर राकेश डर तो गया ही था मगर उसके औरत के आंख के आंसू देख के वो थोड़ा पिघल सा गया। जो भी डर उसके अंदर था वो सब निकल गया। क्योंकि एक इंसान अगर कोई रो रहा है तो उसके प्रति जो भावना होती है वो एक दया की भावना होती है। तो ठीक है, राकेश ने ऐसा ही किया। आगे बढ़कर उसने फिर उस औरत से पूछा कि बहन जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? आपका सामान गिर गया इसलिए रो रहे हो? तो उस औरत ने बोला नहीं, मेरा बच्चा कहीं खो गया है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो फिर राकेश ने बोला कि जब अगर आपका बच्चा खो गया है तो आप ये सामान उठाने में क्यों लगी हो, चलो बच्चे को खोजते हैं। तो उस औरत ने बोला कि नहीं, मैं पहले अपना सामान उठाऊंगी उसके बाद जाके बच्चे को खोजूंगी। राकेश को ये बात बहुत सी अजीब लगी। अरे एक औरत का बच्चा खो गया है और वो बच्चे खोजने के अलावा ये काम कर रही है। सामान तो आते आते रहेंगे भाई, पहले बच्चे को खोजेंगे जाके। कोई भी एक नॉर्मल इंसान यही करेगा। तो उसने फिर बोला
कि बहन जी ये सामान छोड़ो, आप चलो बच्चे को खोजते हैं, चलो मैं भी आपका साथ दूंगा, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। अब क्या हुआ दोस्तों, उस औरत की आवाज़ एकदम थोड़ी डीप हो गई, मतलब थोड़ी भारी हो गई। वो बोलने लगी, नहीं मैं अपना पहले सामान उठाऊंगी, उसके बाद बच्चे को खोजूंगी। तो फिर राकेश ने बोला, ठीक है बहन जी, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ सामान उठाने में। तो राकेश उस जगह पे गया जहाँ पे उसका बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। उसने देखा कि वो जो सामान उठा रही है, खिलौने तो हैं, वो पैक भी हैं, मगर वो खिलौने टूटे एकदम पुराने जैसे। हो जाता है ना कि अगर खेलते खेलते कोई खिलौना एकदम पुराना सा दिखने लगता, उस तरीके के हैं। वो सोच लगे कि अरे एक सामान कोई अगर इंसान बेचता है तो वो नए बेचता है, ये टूटे खिलौने कौन बेचता है। खैर राकेश ने उस औरत की मदद की और सारे सामान उठा के उस बड़े से टोकरे में डाल दिया। अब क्या हुआ, जब सारा सामान डाल दिया राकेश ने, तो फिर राकेश ने बोला कि चलिए बहन जी आपका सामान तो उठ गया, चलिए अब आपके बच्चे को खोज दिया जाए। वो बिना कुछ किए हुए सामान छोड़ के ज़मीन पे बगल के झाड़ में जाने लगी। राकेश पीछे से आवाज़ लगाता है, अरे बहन जी अपनी सामान तो लेके जाओ, सामान क्यों छोड़ के जा रहे हो। राकेश ने फिर से आवाज़ लगाई, मगर वो औरत उस झाड़ में चली गई। राकेश ने भी सोचा, यार क्या क्या औरत है यार, क्या इंसान है यार, कि खुद कन्फ्यूज़न है कि इसको सामान लेके जाके बच्चे को लेके जाना है। खैर उसने बोला कि खैर जाने दो, जब इसे ही नहीं पड़ी है तो मैं अपनी दिमाग की दही क्यों करूँ, फिर मैं क्यों पागल हूँ दूसरे के चक्कर में। मैं एक तो इसकी मदद भी करना चाहता हूँ, प्लस ये मेरे बात पे ध्यान भी नहीं दे रही है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान यही सोचेगा। तो ठीक राकेश ने ऐसा ही किया। उसके बाद वो अपनी स्कूटी पे बैठा, स्कूटी स्टार्ट करने लगा। स्टार्ट नहीं हुई स्कूटी। आधे घंटे 45 मिनट तक जब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो इसने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से पैदल ही चलते हैं स्कूटी लेके, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं थी, 1-2 किलोमीटर होगा हॉस्पिटल से राकेश का घर। तो राकेश अपनी स्कूटी को लेके पैदल चलने लगा। जब थोड़ी दूर वो स्कूटी लेके पैदल चलने लगता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि सामान और प्लस औरत दोनों एक जगह खड़े हुए हैं। मतलब दोनों क्या, सामान वहीं रखा हुआ है और वो जो औरत थी काली साड़ी में वहीं पे खड़ी हुई अपने सामान के आसपास, और वो उसे घूरे जा रही है। स्ट्रीट लाइट के नीचे दोस्तों एक काली औरत साड़ी में जो आपको घूरे जा रही हो, उस समय का सिचुएशन आप इमेजिन करके देख लो क्या होगा। राकेश ने सोचा कि अरे भाई ये बहुत अजीब औरत है, मैं जब बुला रहा था तब ये आई नहीं और अभी मेरे जाने के बाद वो अपने सामान के पास खड़ी है। खैर राकेश सुनने कि चलो छोड़ो जाने दो, अभी औरत ठीक लग रही है। तो राकेश धीरे धीरे चलने लगा अपनी स्कूटी को लेके, क्योंकि स्कूटी तो स्टार्ट हो नहीं रही थी। अब राकेश ने सोचा, तब थोड़ी दूर गया वो, तो राकेश ने सोचा कि एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं। अब उसने देखा कि ना पे वहाँ पे कोई सामान है ना कोई औरत है, दोनों वहाँ से गायब। खैर राकेश ने बोला कि छोड़ो यार जाने दो, ये सब दिमाग से बात निकाल के वो आगे बढ़ने लगा। 15-20 मिनट में वो घर पहुँच गया। 1-2 किलोमीटर था, मगर वो स्कूटी लेके जा रहा, तो जानते हो कि स्कूटी थोड़ी हैवी सी होती है, उतनी भी ज़्यादा हैवी नहीं होती मगर होती है, ठीक है। तो खैर वो घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद उसने अपनी बीवी जिसका नाम पवित्रा है, पवित्रा को सारी चीज़ बताई कि एक औरत थी खड़ी, वो अपने बच्चे को खोज रही थी, मैंने उसकी हेल्प करने की सोची तो वो बिना हेल्प किए हुए झाड़ी में चली गई। मतलब सारी चीज़ उसने अपनी बीवी पवित्रा को डिस्क्राइब कर दिया। उसका बेटा जो गोलू था वो सो चुका था, रात का 12 बज रहा था, तो छोटा सा बच्चा सो ही जाता है। तो फिर उसकी बीवी पवित्रा ने भी बोला कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्प नहीं चाहिए किसी को तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया और फिर जाके दोनों सो गए। बहुत अच्छी बात है, मगर ये बहुत अच्छी बात नहीं है, अभी बहुत ख़राब बात होने वाली है। तो रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, अचानक से गेट पे नॉक की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया है। तो उस समय तो राकेश पूरी गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि ये हॉस्पिटल में काम करता है, तो अब जानते हो कि हॉस्पिटल में कितने सारे काम रहते हैं। तो राकेश को उठाने की कोशिश किया पवित्रा ने, मगर राकेश एकदम पूरी गहरी नींद में था। मतलब पवित्रा ने उसे बहुत हिला डुला के भी उठाने की कोशिश की, मगर वो इतनी गहरी नींद में पता नहीं कैसा था कि वो उठा ही नहीं। तो पवित्रा ने सोचा कि चलो चल के दरवाज़ा खोल देते हैं, खोल नहीं देते हैं, मतलब देखते हैं जाके कि कौन है इतनी रात में, रात के 2 बजे या 3 बजे। जैसे ही पवित्रा अपने गेट के मुहाने पे गई, उसने देखा कि काली साड़ी में एक औरत उसके गेट के सामने खड़ी हुई है और उसके दांत पूरे सफ़ेद हैं। मतलब एक नॉर्मल औरत वो लग रही है, दांत पूरे सफ़ेद है और वो हंस रही है। मतलब वो एक इविल से स्माइल होती है ना, कि मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम कहाँ जाओगे, इस तरीके की वाइब आ रही है उस औरत से। तो पवित्रा अपने दरवाजे को खोल के, मतलब खोल के नहीं, दरवाजे घर के अंदर से, अपने घर के बाउंड्री से उस औरत से पूछा कि बहन जी क्या कुछ चीज़ चाहिए क्या, कोई हेल्प कर दूँ आपकी मैं। तो अचानक वो हंसते हंसते औरत रोने लगी और बोलने लगी कि मेरा बच्चा खो गया है। तो
पवित्रा के दिमाग में वो बात आई जो राकेश ने बताया कि एक ऐसी औरत मिली थी जिसका बच्चा खो गया था। बल्कि बच्चा खो गया है, पवित्रा ने बोला। तो उसने बोला हाँ। तो उस औरत ने बोला कि अपने पति को बुलाइए, वो जानते हैं मुझे, रास्ते में मुझे मिले थे। तो पवित्रा ने बोला कि मेरे पति तो अभी सो रहे हैं, बाद में आइएगा। वो गुस्सा हो गई और गुस्से में एकदम चिल्लाने लगी, एकदम गुस्से में आ गई, एकदम नहीं उसे बाहर बुला, एकदम उसकी आवाज़ भारी हो गई उस औरत की। पवित्रा ये सब देख के भाई साहब डर गई। कोई भी डर जाएगा भाई। रात के 2 बजे एक औरत या आदमी आपके घर के सामने आके चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे बच्चे को खोज दो, और बोल रहा है कि आपके घर के मेंबर मुझे जानते हैं, उन्हें उठा दो, और नहीं आप बोलोगे कि नहीं उठाएंगे तो फिर वो इंसान गुस्सा हो जा रहा है तो डर लगेगा ही। पवित्रा ने कुछ नहीं सोचा, वो भाग के एकदम अपने घर में गई, किसी तरीके से राकेश को उठाया पानी वानी मार के, और वो फिर बोलने लगी देखो वो औरत आई है जिसका बच्चा खो गया था। वो भी एकदम नींद से उठ के ऐसा, हाँ कौन, वो औरत आई है क्या जो रास्ते में मुझे मिली थी? तो उसने बोला हाँ शायद वही औरत अपने बच्चे को खोज रही है और आपको बुलाने बोल रही है। तो राकेश भी आनन फानन में उठ के अपने घर के बाहर गया, मगर घर के बाहर जाते ही क्या लोग देखते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, कि वहाँ कोई नहीं है। मतलब दोस्तों ये भूत का तो खैर यही सीन रहता है, भूत या चुड़ैल लो, यही सीन रहता है कि जब आप उसे खोजने जाओगे तो वो उस स्थान पे रहेंगे नहीं, उस जगह पे रहेंगे नहीं। तो ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो राकेश और पवित्र ने बोला कि खैर छोड़ो, लगता है कि चली गई, चलो चल के सो जाते हैं। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ जाके सो गए। दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन होने के बाद जब उसका बच्चा गोलू, राकेश और पवित्रा का बच्चा, उन दोनों का बच्चा, जब 7 बज गए, उसे प्ले स्कूल जाना था। मतलब प्ले स्कूल जाना नहीं था क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था, तो मगर वो प्ले स्कूल जाने के समय मतलब इस बच्चे के अंदर एक हैबिट बन जाती है कि जिस टाइम पे वो उठते हैं वो उठ जाते हैं। तो 7 बजे के आसपास हमेशा गोलू उठ जाया करता था। तो जब गोलू अपने तय समय पे उठा नहीं तो पवित्रा चेक करने गई। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ चेक करने जाएगी। तो गोलू अपनी आँख खोल के एकटक छत पे देख रहा था, मतलब छत की ओर देख रहा था, रूफ पे। तो पवित्रा ने पूछा बेटा क्या हुआ तुम्हें? तो गोलू पता है क्या बोलता है, मतलब 4-5 साल का तो रहा ही होगा, उस बच्चे को क्या समझ। वो बोलता है माँ देखो वो आंटी है, वो छत से लटकी हुई है और मुझे ऐसे ऐसे करके हाथ से बुला रही है, साइन दे के। तो पवित्रा को लगी कि बच्चा है, शायद कोई सपना देख लिया होगा, इसके वजह से इस तरीके की बातें बोल रहा है। और जब पवित्रा ने अपने बेटे गोलू का बॉडी को टच किया, उसके बेटे का बॉडी जो था फीवर के मारे जल रहा था। राकेश बताता है उसका बेटा गोलू उस समय इतना गर्म था कि दुनिया जहान की सारी गर्मी उसके बेटे के बॉडी के अंदर आ गई हो। पवित्रा चिल्लाने लगी, राकेश को आवाज़ दी। राकेश भगता भगता आया। उसके बाद राकेश ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे तैसे स्कूटी पर बिठा के दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने बच्चे गोलू को हॉस्पिटल लेके गए, जिस हॉस्पिटल में राकेश काम करता था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है, बच्चे को ऐसा कभी कभी हो जाता है, मगर इतना कैसे हो जाता है भाई कि उसकी बॉडी एकदम पूरी जल रही हो। खैर कुछ दवाई दी डॉक्टर ने, उसके बाद गोलू शांत हुआ। ये सब जब हो गया, राकेश और पवित्रा ने अपने बेटे गोलू को अपने घर लेके आ गए। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, मगर हफ्ते 10 दिन बाद अब वो जो काली साड़ी वाली औरत है राकेश और पवित्रा को अपने घर में दिखने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पवित्रा खाना बना रही हो और ठीक वो जो काली साड़ी वाली औरत है, वो जो चुड़ैल है, पवित्रा के पीछे ही खड़ी होके उसके कान में कुछ कुछ बोल रही हो कि मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए और मैं उसे लेके जाऊंगी। जब ये सब हुआ तो पवित्रा पूरे डर से अपने बेटे गोलू को लेके अपने घर के बाहर चली गई। वो अपने हस्बैंड राकेश का आने का वेट कर रही थी। जैसे ही राकेश घर में आया, पवित्रा ने सारी चीज़ राकेश को बता दी। राकेश ने बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि वो जो काली साड़ी वाली औरत है वही तुम्हारे कान में आके ये सब बोल रही है। मगर राकेश ने भी तो उस काली साड़ी वाली औरत को देखा था, मगर वो फिर ऐसा क्यों नाटक कर रहा था। तो दोस्तों, जब आपके आसपास कोई साया होता है तो आपके दिमाग पे उसका बहुत गहरा प्रभाव हो जाता है। आप सेंसलेस बातें करने लगते हो, जो कि अभी राकेश कर रहा था। हालांकि उसने उस काली साड़ी वाली औरत को देखा था, मगर फिर भी वो बोल रहा है कि तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो कि काली साड़ी वाली औरत तुम्हारे कान में आके ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो पवित्रा पूरी रोने लगी। आप मेरे बात का विश्वास करो, वो जो रात आई थी वो औरत काली साड़ी में, वही औरत मेरे कान में आके बोलती कि मैं तुम्हारे बच्चे को लेके जाऊंगी। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। वो औरत राकेश और पवित्रा दोनों को दिख रही थी। अब उस औरत की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अब इस घर में अपने कदम जमाने लगी थी। कभी भी उसके किचन से किसी भी बर्तन गिरने की आवाज़, ऐसा लगता था उसके जो छत है, उसका जो रूफ टॉप है, उस पर कोई चल रहा है।
और जो गोलू उनका बेटा था वो हमेशा बोलता था कि देखो वो जो आंटी है मुझे बुला रही है और वो छत से टंगी पड़ी है। और जब भी पवित्रा राकेश को ये सब बताती थी तो राकेश ऐसा बिहेव करता था कि जैसे कुछ घर में कुछ हो ही नहीं रहा हो। वो बोलता था कि छोड़ो, तुम्हारी ये दिमाग का वहम है, जाने दो। तो पवित्रा ने सोचा कि अब मुझे इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। झट से वो अपने किसी एक रिश्तेदार को फ़ोन करती है और वो रिश्तेदार इसकी बड़ी बहन रहती है। फ़ोन करके पवित्रा ने सारी चीज़ बताई। पवित्रा की बड़ी बहन ने पवित्रा की बातों पे, जाहिर सी बात है एक बड़ी बहन जरूर बिलीव करेगी, कोई करे चाहे नहीं करे। जो बहन बहन का रिश्ता होता है वो कुछ अलग ही रहता है। ठीक उसके शाम पवित्रा की बड़ी बहन पवित्रा के घर आई और इस सारी चीज़ों का जायजा लिया। उसे भी ऐसा महसूस हुआ कि उसके घर में उसने किसी काली परछाई को तो देखी है। तो पवित्रा की बड़ी बहन ने बोला ठीक है, आज मैं यहीं रुकती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। तो ठीक पवित्रा की बड़ी बहन उस रात उस घर में रुक गई। रुकने के बाद सेम टू सेम वो काली साड़ी वाली औरत को उसने भी देखा, जो कि कोने में बैठ के उसे ही देख के घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चाहती हो कि वो पवित्रा की बड़ी बहन उस घर से निकल के चली जाए। पवित्रा की बड़ी बहन ने उसे बोला तेरे घर में तो बहुत किसी डेंजरस, मतलब एक डेंजर है, समझ लो एक डेंजरस चुड़ैल तुम्हारे घर के अंदर आ चुकी है और इसका अगर टाइम पे इस चीज़ का निवारण समाधान नहीं हुआ तो घर में बहुत सारी अनिष्ट चीज़ होने वाली है। बहुत बुरे परिणाम इस घर में आने वाले हैं। पवित्रा एकदम डर गई थी क्योंकि उसे बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उस काली साड़ी वाली चुड़ैल ने उसके कान में जो वो ये बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे को लेके जाऊंगी। पवित्रा अपनी बड़ी बहन के सामने गिड़गिड़ाने से लगी कि दीदी प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। दोस्तों पवित्रा की जो बड़ी बहन थी बहुत ही पहुंची हुई चीज़ थी, या ऐसा मैं बोलूँ कि वो ऐसे पहुंचे हुए इंसान को जानती थी, तांत्रिक को, या ऐसे कोई पुजारी को जानती थी जो इस चीज़ से पवित्रा को छुटकारा दिलवाए। सुबह के ठीक 6 बजे पवित्रा की बड़ी बहन उस घर से निकल के एक तांत्रिक बाबा को लेके आई। जब तांत्रिक बाबा उसके घर पे आए पवित्रा के, उस समय राकेश नहीं था। तो तांत्रिक बाबा ने, ये जो तांत्रिक बाबा लोग होते हैं ये सब निगेटिविटी को देख के पहचान लेते हैं कि इसके घर में क्या चल रहा है। वो बोले कि अच्छा हुआ तुमने मुझे सही टाइम पे बुला लिया, वरना परसों अमावस्या की रात है, ये इस छोटे बच्चे को लेके जाती, क्योंकि जब ये मरी थी औरत तब इसका बच्चा भी इसके साथ मर गया था और ये दोनों माँ बेटे जल के मरे थे। ये सब सुनते ही पवित्रा का तो होश ही एकदम ख़त्म सा हो गया। उसने बोला कि बाबा कुछ करो। तो बाबा ने बोला कि देखो ये जो चुड़ैल है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसका कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इसका एक तरीका बता सकता हूँ, तुम वहाँ पे जाओ, पक्का तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तांत्रिक बाबा ने ये बताया कि तुम जल्दी से जल्दी मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलो। दोस्तों आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ये सब जो बुरी आत्मा है इनका खात्मा सा हो जाता है। 99.9% चांस रहते हैं, 0.1% शायद नहीं हो ठीक, मगर 99.9% ऐसे चांस होते हैं वहाँ पे कोई अगर पॉजेस्ड इंसान गया जिसके अंदर भूत हो, पिशाच हो, चुड़ैल हो, तो उसका समाधान वहाँ हो जाता है। तो ठीक राकेश को बिना बताए, क्योंकि राकेश तो इस बात में बिलीव ही नहीं कर रहा था ना कि इस घर में कोई है भी, हालांकि उसने इस चीज़ को देखा था, मगर उस चुड़ैल ने उसके दिमाग पे ऐसा असर डाला था कि वो इस बात को मान ही नहीं रहा था कि इस घर में कुछ है। चुड़ैल ने राकेश को इन्फ्लुएंस कर लिया था बहुत अच्छे से, उसे ये विश्वास दिला दिया था कि जो भी शक्ति उस घर में है उसके भले के लिए है। जब पवित्रा अपने बच्चे को लेकर अपनी बड़ी बहन के साथ मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल रही थी, अचानक से राकेश आ गया। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि वो लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं और ये दोपहर का टाइम है। वो जनरली रात के 11-12 बजे आता है। वो पवित्रा को रोकने से लगा कि नहीं पवित्रा तुम नहीं जाओगी, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है बहुत अच्छा है, हमें बहुत आगे लेके जाएगा, तुम कहीं मत जाओ। मगर एक माँ की ममता के सामने क्या चुड़ैल क्या पति कुछ भी नहीं। किसी तरीके से राकेश को मना के पवित्रा अपने बच्चे को लेके गाड़ी में बैठ के सीधे मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गई। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई पवित्रा को, मगर फिर भी किसी तरीके से पवित्रा अपने बच्चे को लेकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के आसपास पवित्रा अपने बच्चे को लेकर पहुंची, उसका बच्चा एकदम चीखने चिल्लाने लगा। वो 4-5 साल का बच्चा, उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि अपनी माँ को झटक दे रहा था। सोच लो दोस्तों, 4-5 साल का लड़का अपनी माँ को झटक दे रहा हो। किसी तरीके से दोनों बहनों ने उस छोटे से लड़के को मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के अंदर एंट्री करवाई। 3-4 घंटे लगे उस 4-5 साल के बच्चे के अंदर से वो खूनी चुड़ैल की आत्मा को निकालने में। वो जो छोटा बच्चा था दोस्तों गोलू, उसकी सारी एनर्जी इस चीज़ में लॉस्ट, पूरी ख़त्म हो गई थी।
अच्छे अच्छे बड़े इंसान, ताकतवर 6-6 फुट 7-7 फुट वाले इंसान की हालत ख़राब हो जाती है अगर वो पजेस हो जाए तो। उसके अंदर कोई आत्मा, कोई साया, कोई चुड़ैल, कोई पिचास आ जाए तो अच्छे अच्छे इंसान की रूह कांप जाती है, बॉडी एकदम शिथिल सी पड़ जाती है। तो ये तो खैर 4-5 साल का बच्चा था। किसी तरीके से वहाँ के पुजारी ने उस चुड़ैल की आत्मा को उस गोलू के अंदर से निकाला और उसके गले में एक कोई काले रंग का कोई धागा अभिमंत्रित किया हुआ डाला। उसने बोला कि ये जिंदगी भर इसके गले में रहना चाहिए। अगर ये धागा इसके बॉडी में से उतरा तो ये फिर चुड़ैल इस छोटे से बच्चे के बॉडी पे कब्जा कर लेगी। और वहाँ के पुजारी जी ने यह भी बताया हर 6 महीने पे इसे मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज इस वाक्य को लगभग 4 साल हो गए हैं, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। अभी वो बच्चा ठीक है, मगर दोस्तों आप समझ सकते हो कि उसे अभी तक 6 महीने के लिए हर 6 महीने पे उस छोटे से बच्चे को मेहंदीपुर बालाजी ले जाना अनिवार्य है, एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी है। नहीं तो वो चुड़ैल जो है वो फिर उसके बॉडी पे कब्जा कर लेगी। राकेश ने मुझे बहुत सारी और भी चीज़ें बताई, मगर मैं उस चीज़ को यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो जाएगी इस कहानी के लिए। तो खैर दोस्तों, आज की यही कहानी थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, या सिर्फ अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, और वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि मैं अगली स्टोरी किस टाइप के भूत पे बनाऊँ। और इतना आपने पूरा वीडियो सुन ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपसे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।